हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हुए अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने पावर इन एसी सर्किट। हमें मोटी मोटी हमें 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट एंड हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा चोक कॉइल। ओके, तो हम इन 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पावर इन एसी सर्किट क्या है। ये चीज पावर, तो आप सबसे फर्स्ट हेडिंग लगा लो, पावर इन एसी सर्किट। ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तीनों ही चीजें क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड। ध्यान समझना, अगर एक आपको ये फर्स्ट वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी के 2 वाले जो टॉपिक हैं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, चलो हेडिंग लगा लो, पावर इन एसी सर्किट। देखो, तो हेडिंग से ही जैसा हमें कि पता चल रहा है क्या पावर इन एसी सर्किट, मतलब हम एसी सर्किट के पावर की बात करें। अभी सर एसी सर्किट के पावर का देखो मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे एसी सर्किट के पावर से रिलेटेड हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो भी हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है ना, वेस्ट हो रही है एज अ हीट के फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं क्या, एसी सर्किट की पावर। मतलब इसको हम देखो सिंपल से अगर लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो हम ये कह देंगे क्या कि द रेट ऑफ डिसिपेशन, डिसिपेशन मीन्स वेस्ट होना, ठीक है। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट is called पावर। देखो, ये थोड़ा सा आप उसके ऐसे रिलेट करो ना, जैसे आप जब मैकेनिक्स में जब आप पावर की जब बात करते थे, फिजिक्स में जब आप किसी मैकेनिकल चीज में जब आप पावर की बात करते थे तो आप पावर इक्वल टू क्या कहते थे, आप ये कहते थे W/T। तो ठीक है, मतलब क्या ये रेट, मतलब पर्टिकुलर टाइम है ना, पर सेकेंड की हम बात करते थे। तो भाई देखो, चीज तो है एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी वेस्ट हो रही है पर यूनिट टाइम के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर। बट इन केस अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, है ना, एसी सर्किट में अगर हम बात करें पावर की, तो जो भी हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है ना, पर सेकेंड या पर टाइम, पर यूनिट टाइम, जो भी हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है उसी को हमने क्या बोल दिया कि वही हमारी एसी सर्किट की क्या बोली जाएगी, पावर। देखो अब ये वैसे जो है ना, अब कहने का देखो मतलब क्या है कि जैसे कोई भी एक आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे मान लो आपका फैन ही है ना, एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, तो आप देखोगे कि जो फैन है हमेशा चलते चलते क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होगा, क्योंकि वो एनर्जी क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। या फिर आपकी जो ट्यूबलाइट है वो जलते जलते क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बल्ब जो है वो जलते जलते गर्म हो जाते हैं। रीजन क्या है, तो वहां से एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक में हम अब क्या पढ़ेंगे, इसके हम सर डिटेल में क्या पढ़ेंगे, हम कुछ ऐसी मतलब हम कुछ ऐसी टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, कि जिससे हम इन एनर्जी के डिसिपेशन को थोड़ा सा कम कर सके। जैसे ट्यूबलाइट में हम एक यूज करते हैं चोक कॉइल का, ठीक है ना, जैसे फैन में हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस का। तो ये इन सब सारी चीजों का हम लोग यूज करते हैं ना। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन यही होता है कि हम इनकी जो एनर्जी है वो हम रिड्यूस्ड करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हम इसको देखो रोक नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम स्टॉप ही कर दिया जाए एनर्जी को, हम ऐसा कर दें, कोई ऐसा मतलब जुगाड़ लगा दें, ठीक है, कि हमारी एनर्जी एकदम लॉस्ट ही ना हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ लॉस्ट होगी, क्योंकि हमारे जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उस वायर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। हम ऐसा कोई वायर नहीं बना सकते ना जिसकी कोई रेजिस्टेंस हो ही नहीं। तो ठीक है, हाँ, लेकिन हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हम देखो बात करें, अगर अपने हम डीसी सर्किट की, कि डीसी सर्किट में अगर हम बात करें कि जो पावर का जो लॉस्ट होगा, मतलब जो एनर्जी जो हमारी जो डिसिपेट होगी, तो सिंपली हम उसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली अपने वोल्टेज और करंट वाले फॉर्मूले से ना। मतलब कि हमने कहा सर कि अगर हम बात करते हैं इन डीसी करंट की, फिलहाल हमें डीसी की नहीं बात करनी, बट समझ लो हमने बात करी कि अगर इन केस ऑफ डीसी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। भाई कितनी वोल्टेज है और कितना करंट है, ये तो कहते थे, याद करो, P इज इक्वल टू क्या होता था, V इंटू आई होता था ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो नॉर्मली हम अपने डीसी करंट की हमारी जो भी हमारी पावर है, यानी कि जो भी एनर्जी का लॉस्ट है, वो हम P इज इक्वल टू V इंटू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर इन केस ऑफ एसी, ठीक है ना, इन एसी के केस में देखो क्या होगा कि ये चीज फिक्स नहीं होगी। मतलब हमारी जो पावर जो एनर्जी का जो डिसिपेशन है वो डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस पे। याद आया, क्योंकि उसमें हमारी जो वोल्टेज होती थी एसी करंट में, हमारे डिफरेंट सर्किट के लिए हमारी जो वोल्टेज और जो करंट होती थी वो एक दूसरे से लैग या लीड करती थी। याद आया ना। तो इन केस ऑफ एसी के केस में हम जो अपनी इस पावर की अगर बात करेंगे तो हमारा वो डिपेंड करेगा, पावर डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो उसी बात को लिख लिया जाए। हमने कहा क्या कि इन केस ऑफ एसी, ठीक है, इन केस ऑफ एसी पावर डिपेंड्स अपॉन
फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन किसके बीच भाई, फेज डिफरेंस किसके बीच होता था, वोल्टेज एंड करंट। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? तो बातें ध्यान समझना। हमने कहा सर डीसी के केस में क्या हुआ, डीसी के केस में चलो ठीक है भाई, P इक्वल टू वी इंटू आई, हमने फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ एसी अब डिफरेंट सर्किट है, तो डिफरेंट सर्किट की जो पावर होगी वो अलग अलग होगी। पावर मतलब क्या, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, समझ रहे हो? उसी को तो हम लोग पावर, उसी को तो हम क्या करेंगे, पावर, दैट इज एनर्जी, है ना, पर एनर्जी पर यूनिट टाइम। बस इतनी बात समझो, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब समझ में आ रहा है ना, W/T, ठीक है, ये चीज, ओके, दैट मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है ना। नाउ अब देखो हम कह रहे हैं, हमने बोला कि सर डिफरेंट सर्किट पर डिपेंड करता है। तो हम एक फर्स्ट केस की बात करते हैं। देखो हमें पूरे सर्किट के बारे में नहीं पढ़ना, बेसिकली यहाँ से हम जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में पढ़ेंगे ना। हमने कहा कि क्या हो, एक बेसिक सी पहले अगर हम बात करें, हमने कहा कि एक ऐसी सर्किट जिसके पास क्या हो, जिसके पास एक केवल और केवल रेजिस्टेंस हो। मतलब हमने कहा सर मेरे पास एक वायर है, वायर की क्या होगी, समथिंग कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होगी। तो हमने कहा कि हमारे पास एक वायर है और वायर की समथिंग कोई रेजिस्टेंस है। हमने कहा कि हम एक सर्किट लेते हैं, है ना, सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस ओनली, मतलब हमने कहा कि सर हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जो क्या हो, मतलब जो प्योर, जिसके पास प्योर रेजिस्टेंस है ना, मतलब उसके पास केवल रेजिस्टेंस है। तो इस केस में हम देखते हैं कि इस केस में हमारी जो पावर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज, जैसे कि हमने कहा P इक्वल टू वी इंटू आई, सही बात है, उसके ही इक्वल होगी। चलो देख लेते हैं इसको कैसे हमें करना है। तो हमने कहा कि सर मान लेते हैं कि हमारे, देखो अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसमें हमारे पास केवल प्योर रेजिस्टेंस। तो आप याद करो कि एक ऐसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, केवल और केवल रेजिस्टेंस होता था, तो उसमें वोल्टेज और करंट क्या होते थे उसमें हमारे देखो उसके हमने ये कहा था ना कि वोल्टेज और जो करंट होता है वो हमारे सेम फेज में होते हैं इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, है ना। याद आया। तो हमने कहा कि इस केस में हमारा जो वोल्टेज और करंट होगा वो क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो अगर सेम फेज में होगा तो हमने कहा क्या कि इस केस में हमारा जो E इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और जो I इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, सेम फेज में है। तो इसका भी ओमेगा टी और इसका भी ओमेगा टी, दोनों ही हमारे सेम फेज में होंगे। अब हमने कहा कि किसी टाइम t पर अगर हम बात करें अपने इंस्टेंटेनियस पावर की, ठीक है, तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस पावर, तो देखो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या कहेंगे, V इंटू आई कहेंगे। अब तो चलो वैल्यू रख दो, तो P इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, V का मतलब यहाँ पे E समझ लो, V का मतलब क्या है, E है, ठीक है। यही तो हमारी इंस्टेंटेनियस है ना, मतलब हमारी ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, हमारी इंस्टेंटेनियस करंट है, तो पावर भी हमारी कैसे मिलेगी, इंस्टेंटेनियस। हमने कहा कि किसी टाइम t पर, है ना, हमारी जो इंस्टेंटेनियस जो पावर होगी वो क्या होगी, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आई। तो E की वैल्यू रखो, E नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। अच्छा, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, हमने कहा कि हम बात करेंगे यहां से एवरेज पावर की, ठीक है ना। एवरेज पावर का देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हमने कहा कि देखो ये हमारी जो ई नॉट है वो क्या है, पीक है, मतलब ई नॉट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी वोल्टेज की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से हम बात करते हैं सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी। दो बातें हैं, देखो ध्यान समझना, शायद इसका आप लोग शायद डिस्कशन कभी किए होंगे, या फिर अगर नहीं किए तो यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान से समझनी है। अगर हम बोलते हैं कि हमें यहां से एवरेज वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, किसकी एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, या साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए, या कॉस 2 ओमेगा 2 की एवरेज वैल्यू चाहिए, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू चाहिए। दो बातें देखो ध्यान समझना। पहला केस हम देखो बता देना आपको, दोनों चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर लें, इसका भी हम आगे भी यूज करेंगे। हमने कहा कि हमें जो है ना, यहाँ पे हम अगर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करें, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की अगर हम बात करते हैं, तो इस केस में एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन वन कंप्लीट साइकिल,
तो इस केस में हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हाफ, या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हाफ। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। देखो दूसरी चीज हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी, ये बात याद रखनी है आपको, इन 1 कंप्लीट साइकिल, या साइन 2 ओमेगा टी होगा, या फिर कॉस 2 ओमेगा टी हुआ, है ना, इन 1 कंप्लीट साइकिल, इन, इसको साइड में आप लिख लेना कहीं, इन 1 कंप्लीट साइकिल। तो इस केस में हमारी जो इसकी वैल्यू होगी वो होती है 0। अब आपने कहा सर कैसे, तो देखो हम आपको पूरा नहीं बताएंगे वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको करना क्या है कि इन केस अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की या साइन 2 ओमेगा टी की या कॉस 2 ओमेगा टी की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी होती तो हम किस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, हम ये निकालते हैं, देखो एवरेज वैल्यू को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर बार लगा करके, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना एक्स बार, दैट मीन्स वो हमारी एवरेज है ना, दैट इज हमारी वो मीन वैल्यू है। तो हमने कहा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हमें एवरेज निकालना होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 1/t और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये करते हैं। सिमिलरली अगर हमें साइन 2 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी का अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना हो, साइन 2 ओमेगा टी का अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना हो तो सेम वही काम करेंगे, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t और साइन 2 ओमेगा टी। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है अच्छे से आप करके देखो, इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हाफ और इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0। देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ बच्चे देखो अब क्या सोचेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर हम सर बात कर रहे हैं 1 कंप्लीट साइकिल की, तो 1 सर कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब ये है ना, तो 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या आया, हम यहाँ पर आ गए 0 पर आ गए, नहीं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर बोलते हैं करंट, ये हमारी करंट है। मान लो अगर हम इसको करंट का अगर एक ग्राफ बना रहे हैं तो हम यहाँ पे देखो, थोड़ी सी मेरी बात समझना, आप कहोगे सर मान लो आपने अगर करंट का ग्राफ बनाया तो आपको ये करंट रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा जो है वो हमारा टाइम रिप्रेजेंट करना है, बट अब तो अगर हम क्या सर ये वैल्यू फिर हमारी क्या रिप्रेजेंट करी, तो ये वैल्यू तो हमारी फिर आई की वैल्यू रिप्रेजेंट करी ना, दैट मींस आई हमारा 0 हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी फॉर एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो अब देखो कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर ठीक है साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो हम कहाँ आ गए, दैट मींस हमने पूरा एक कंप्लीट साइकिल, हमने एक साइकिल पूरा कंप्लीट किया। साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हमने टोटल 360 डिग्री चला, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं सर, साइन स्क्वायर 360, और आपको पता है साइन स्क्वायर 360 की वैल्यू कितनी होती है, 0, बट ऐसा नहीं है, हम बात करें इसके एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज वैल्यू हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पर जो है हम साइन स्क्वायर 360 रख दिया और वैल्यू आ गई 0, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, 1/2। सिमिलरली साइन 2 ओमेगा टी बोल लो, ठीक है, या कॉस 2 ओमेगा टी बोल लो, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1। इस केस में अगर आप ऐसे अगर अप्लाई करोगे 2 ओमेगा टी अगर आप यहाँ पर करते हो ना, 2 ओमेगा टी और ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखते हो, 360 रखते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, 1। बट ऐसा नहीं करना है, हमें क्या लेना, हमें लेना है एवरेज वैल्यू, तो हम इस वाले मेथड से निकालेंगे। तो सिंपल दो बातें आपके पास यहाँ से इस टॉपिक में आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी, क्या कि अगर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी की, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 0 और इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2। तो जहां पर भी हमारे पास ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है, इसके जगह हम क्या रख दें, 1/2। सो फाइनली देखो हमें P इज इक्वल टू, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P एवरेज। तो हमने कहा P एवरेज को आप ऐसे लिख लो या P एवरेज ऐसे लिख लो, एक ही बात है। P एवरेज इज इक्वल टू देखो कितना देगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 1/2 और E0 I0। अब देखो इस 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, E0/√2 इंटू I0/√2, I0/√2, याद आया। और E0/√2 को हम क्या कहते थे, ERMS, I0/√2 को हम क्या कहते थे, IRMS। सो P एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ERMS इंटू IRMS। इन केस जब हमारे पास कैसा हो, हमारे पास हमारा जो सर्किट हो उसमें केवल और केवल एक प्योर रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में हमें जो P एवरेज की हमें जो वैल्यू मिलेगी, P एवरेज की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ERMS इंटू IRMS, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। अब मैक्सिमम पावर का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने कहा सर हमारे पास एक सर्किट थी जिसमें हमारी जो ERS मान लो हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी थी मान लो 220 वोल्ट थी, ठीक है, और मान लो जो IRMS था वो मैक्सिमम था, वो मान लो हमने कहा सर 10 एम्पियर था, 10 एम्पियर था। तो देखो इस केस में आपको जो P इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, P इज इक्वल टू दैट मीन्स आपको ये मिलेगा क्या, 220 इंटू 10, समझ रहे हो ना, कितना हो जाएगा देखो 2200
कितना दे वॉट, समझ रहे हो, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा आपको पावर, मतलब अब देखो पावर कहने का मतलब अगर हम इसको मान लो, अगर हम इसको बोलते हैं कि सर हमारा ये जो है वो हमारा, अगर हम साइकिल अगर हम पर सेकेंड लेते हैं, साइकिल अगर हम पर सेकेंड ले रहे हैं ना, ठीक है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक साइकिल जो है वो 1 सेकंड में अगर कंप्लीट कर लेता है, बट ऐसा नहीं है। हम अगर ये मान करके चले तो देखो देखो कितनी ज्यादा हमारी एनर्जी देखो लॉस होगी। तो एज वी नो पी इजिकल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू इजिकल टू देखो क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, और यहाँ पे हम मान लो पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो पी इंटू टी दैट इज 1, और पी की वैल्यू देखो कितनी है 2200 और क्या जूल। भाई वर्क डन है ना, वर्क है दैट मीन एनर्जी, एनर्जी अब कैसी होगी, जूल में होगी ना, समझ रहे हो। तो आपने कहा कि 2200 जूल है ना एनर्जी जो है आपकी पर सेकेंड जो है वो खर्च होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से जो है ना, इसीलिए देखो रीजन क्या है, जैसे कि जब आप जो ट्यूबलाइट जो यूज कर रहे हो या फिर आप जो फैन जो यूज करते हो, तो उस फैन में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि देखो होता क्या है कि हमारे जितने भी अप्लायंसेज हैं, तो सभी अप्लायंसेज के लिए क्या है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है, मतलब किसकी, वोल्टेज की, ठीक है सर, 220 से लेकर के 240 हम ऐसे क्या करते हैं, वैल्यू को फिक्स रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके करंट की, तो हर अप्लायंसेस के करंट की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब इसीलिए फैन है, देखो मान लो अगर हम बात करते हैं अपने सेलिंग फैन की बात करते हैं, तो सेलिंग फैन को डैमेज से बचाने के लिए है ना, कि अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें करंट ना फ्लो हो जाए, इस वजह से बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं। अच्छा सोचो, हम रेजिस्टेंस का यूज क्यों नहीं किए भाई, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, करंट की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। रीजन क्या है उसके पीछे का, कि वो बहुत रेजिस्टेंस तो यूज हम कर लें, है ना, जैसे हमने कहा सर अगर हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो हम रेजिस्टेंस तो यूज कर लें, लेकिन उस केस में हमें जो एनर्जी का जो डिसिपेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, समझ गए। एक तो वैसे ही फैन जो है देखो गर्म हो जाता है चलते चलते, क्यों, जो कि सिंस उसमें जो हमारा वो कैपेसिटर लगा होता है, तो अगर रेजिस्टेंस लगा तो और ज्यादा हैवी गर्म हो जाएगा, पता चला कि मतलब गर्म से ही जो है शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, समझ रहे हो। तो इसका रीजन है कि हम लोग जो है फैन में कैपेसिटर यूज करते हैं, और हमारे जो ट्यूबलाइट होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग चोक कॉइल का यूज करते हैं, समझ रहे हो। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को इसमें समझने वाले हैं। फिलहाल हमने कहा सर हम केवल रेजिस्टेंस नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने जो है फैन को हमने जो है हमें कम करंट में अगर हमें चलाना है तो ऐसा नहीं कि हम जो उसमें रेजिस्टेंस यूज कर लेना, एनर्जी का वेस्ट होगा भैया। एनर्जी जो है देखो, बिजली का बिल यार देखो बड़ा खतरनाक आता है, ठीक है, तो हम भरते हैं तो हम जानते हैं ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, दैट मीन्स आपने उतनी एनर्जी क्या करी, कंज्यूम करी, तो भाई जितनी आपने एनर्जी कंज्यूम करी ना अच्छे, तो फिर आपको उतनी जो है बिजली का बिल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सर होने दो, वेस्ट होने दो, क्या ही किया जाए, हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, ठीक है, हालत खराब हो जाएगी आपकी जो है बिल भरते भरते। तो ऐसा नहीं करना है। इसी वजह से बचने के लिए हम लोग अपने या तो इंडक्टेंस या तो अपने हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर का सारा भी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ से क्लियर होगी कि इन केस ऑफ हमने कहा सर कि अगर हमारी सर्किट अगर प्योर अगर एक रजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टेंस अगर उसमें केवल ओनली है, तो फिर बहुत ज्यादा लॉस है एनर्जी का। क्यों, देखो इस तरीके से यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है ना, ERMS इंटू IRMS ही आया है केवल और केवल, ठीक है ना। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा पर सेकेंड, बहुत ज्यादा लॉस होगा, दैट मीन्स बहुत ज्यादा बिल आएगा ठीक है। अब यहाँ से बात समझ में आई है ना। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं करना है। फिलहाल अभी आप लोग तो नहीं भरते हो ना, मम्मी पापा के भरते होंगे, है ना, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हमें इस चीज से बचना है। तो हमने कहा सर ठीक है, हम एक ऐसी सर्किट बनाते हैं जिसमें अब हमारे जो है एक, भाई देखो वायर है तो वायर की अपनी एक रेजिस्टेंस तो होगी। अब साथ में हमने कहा कि चलो ठीक है, हम उसमें अगर हम एक इंडक्टर को जोड़ लें तो अब क्या होगा। अब हम एक ऐसा केस देख लेते हैं। क्लियर है, चलो हेडिंग लगा लो। क्या देखो बच्चों, हम बात करेंगे, हमने एक ऐसी सर्किट ली, ठीक है, हमें तो उससे फायदा तो नहीं हुआ, है ना। हमारे पास अगर केवल सर्किट में हमने केवल एक वायर लगा दी, बहुत ज्यादा हमारा जो है एनर्जी डिसिपेट हो गया, खर्च हो गया। तो हमने कहा सर हम एक ऐसी सर्किट लेते हैं जिसमें बोथ इंडक्टेंस हो, है ना, मतलब इंडक्टर होगा तो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, एक इंडक्टेंस होगा और एक रेजिस्टेंस होगा। वैसी बात है, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो याद करो, जब हमारे पास एक ऐसी सर्किट होती थी, ठीक है, जिसमें हमारा इंडक्टर होता था और जिसमें हमारा एक रजिस्टर होता था, तो क्या होता था उस केस में कि जो हमारी वोल्टेज होती थी और करंट होती थी, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, मतलब हमारी जो वोल्टेज होती थी वो 90 डिग्री लैग करती थी। फिर हम उसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे, याद आया, रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे। और जो हमारी रिजल्टेंट होती थी वो हमारी अब करंट के साथ जो है वो फाई एंगल पर होती थी, है ना। देखो कुछ ऐसा याद करो, हमने कहा सर मेरे पास अगर एक इंडक्टर सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, ठीक है ना। तो उस केस में हम कहते थे सर कि हमारी जो करंट है ना, करंट और वोल्टेज, ठीक है, के बीच, मतलब हमने कहा देखो ऐसे समझना यार, क्या था, यही तो था ना कि आपके पास एक इंडक्टर भी है और आपके पास एक रजिस्टर भी है ना।
तो क्या बोलते थे बताओ, इस इंडक्टर के केस में क्या कहते थे कि हमारी जो वोल्टेज है और करंट के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल मतलब फेज डिफरेंस होगा, जिसमें हमारी वोल्टेज लैग करेगी, है ना, वोल्टेज होगी जो इंडक्टर में वो लैग करेगी करंट से। और इनकेस ऑफ अगर हम बात करते थे रेजिस्टेंस की, रजिस्टर की बात करते थे, तो रजिस्टर में हमारी जो करंट होगी और जो रजिस्टर की जो वोल्टेज होगी वो आपस में दोनों सेम फेज में होगी। तो मान लो हमने कहा कि भाई हमारी ये जो करंट है ना, ये और वोल्टेज इन रजिस्टर वी आर वो हमारी क्या है, सेम फेज में है, और ये हमारा है वो हमारा है वी नॉट एल, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते थे, याद आया, है ना। अब ये हमारी, ठीक है। अब देखो फिर हमने कहा कि इसका असर हमें एक रिजल्टेंट मिलता था, याद आया, इसका हमें एक रिजल्टेंट मिलता था जिसको हम कहते थे फाई। अब हमारा जो है, अब हमने कहा कि अब इस ओवरऑल वोल्टेज, ये हमारी जो ओवरऑल हमारी जो वोल्टेज होती थी, इस वोल्टेज और इस करंट के बीच अब जो एंगल है वो 90 डिग्री का ना होकर के कितने डिग्री का हो गया, 5 डिग्री का हो गया, 5 रेडियन का हो गया। मतलब हमारी जो मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का ना होकर के 5 हो गया, याद आया भाई। ये टोटल 90 होता था, ठीक है। अभी इसको जो है मतलब अब देखो भाई, ये वी आर है, ये वी एल है, यहाँ पर आई है, तो अब इनका कुछ ना कुछ तो एक रिजल्टेंट होगा ना, इस वी एल और वी आर का एक रिजल्टेंट होगा ना। तो हमने वो वी एल और वी आर का हमने एक रिजल्टेंट ये ड्रॉ किया। अब इस वी एल और वी आर का देखो रिजल्टेंट अगर हम ये ड्रॉ करते थे, देखो इतनी बात समझे, ये हमारा पिछला वाला टॉपिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया, हमने सर्किट में लिया इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। देखो बात समझो, हमने कहा कि इस सर्किट में, ठीक है ना, जिसमें हमारा एक रजिस्टर हो और जिसमें हमारी एक इंडक्टर हो, उस सर्किट में हमारी जो करंट होगी वो क्या करेगी, लैग करेगी, है ना, किससे, वोल्टेज से, बाई एन फेज एंगल फाई ओवरऑल। ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज की हम जिसकी बात करते थे, ओके। देखो तो हमने कहा कि हमारे पास अगर एक ऐसी सर्किट हो, देखो एक मिनट बात समझो। अच्छा, यहां से अगर हम इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालते थे, ये इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालते थे, देखो वीएल, तो वीएल को हम और क्या सकते हैं, वीएल को हम लिखते हैं आई नॉट एक्सएल, और वीआर को क्या लिखते हैं, वीआर को लिखते हैं हम आई नॉट आर। भाई वोल्टेज इन इंडक्टर, वोल्टेज इन रजिस्टर, तो आई नॉट एक्सएल, आई नॉट आर। अगर हम इसका एवरेज मतलब सॉरी इसका अगर हम रिजल्टेंट लेते थे, मान लो ये हमारी वीएल है, ये हमारी शो कर रही है वीएल, ठीक है, ये नहीं, ये हमारी वीएल अगर शो कर रही है, तो अगर यहां से यहां तक अगर ये वीएल है, तो ये भी यहां से यहां तक कितनी होगी, वीएल ही होगी, वीएल नॉट ही होगी, या वी नॉट एल ही होगी ना। तो इसका रिजल्टेंट देखो कितना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम देखो क्या करते थे, हम इन दोनों का स्क्वायर लेते थे, मतलब कि इतने का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इतने का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, हमें ये मिलता था ना आरी भाषण में। तो ये देखो, ये हमें जो ये है, ये वाली यानी कि हमें जो ई नॉट है वो देखो हमें कितनी मिलती थी, वो हमें मिलती थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये मिलता था या नहीं मिलता था बताओ, ओके। अच्छा, यहां से देखो अगर हम कहें कि अगर हम बात करते थे अगर tan फाई की, है ना, ये tan फाई, भाई ये tan फाई हम बात करते हैं, हमारा ये जो फेज एंगल जो हमारा होता था, है ना, फेज डिफरेंस हमारा होता था फाई। हमने कहा सर tan फाई इक्वल टू देखो क्या मिलता था, ओमेगा एल, क्या मिलता था, ओमेगा एल अपॉन आर मिलता था। सर कैसे? तो tan इज इक्वल टू देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दैट इज वी एल। समझ रहे हो, देखो ये कैसे आया यार, ये सब सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वी नॉट एल अपॉन बेस हमारा कितना है, वी नॉट आर, है ना, वी नॉट आर सॉरी। अब वी नॉट एल की देखो वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट एक्सएल अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाता था। एक्सएल की वैल्यू देखो हमें कितनी मिलती थी, हम एक्सएल इज इक्वल हम कहते थे ओमेगा इंटू एल अपॉन आर, मिला ना, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ओके। चलो, तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, इसमें आपको टेंशन वाली कोई बात तो नहीं है ना कि सर ये कहां से आ गया, ठीक है। और ये चीज भी अच्छा, तो देखो इस केस में हमने बोला कि सर हमारी जो वोल्टेज है ना, वो 90 डिग्री लीड कर रही है। ये हमारी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो 90 डिग्री सॉरी 90 नहीं 5 एंगल पर लीड कर रही है ना, करंट से। तो अगर इस केस के लिए अगर हम देखो अगर इक्वेशन अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंड आई के लिए देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि करंट क्या कर रही है, 5 डिग्री लैग कर रही है। ये बात हुई। अच्छा, अब हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो कितना होता है, इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू क्या करते हैं, V इंटू आई,
वी इंटू वाई कह लो या वी की जगह ये चीज है, ठीक है, बार बार वी की आदत है, कोई बात नहीं, ई नॉट इंटू वाई कर लो, मतलब हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और हमारी इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट, ये हमारी पीक वोल्टेज, हमारा पीक करंट, ठीक है। चलो वैल्यू रख देते हैं। सो पी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन, रुको, ओमेगा टी माइनस फाइव है ना। अब देखो साइन ए माइनस बी याद आया, किसको फॉर्मूला याद आया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, आप लिख लो, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो अप्लाई करो, P इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ई नॉट और आई नॉट को एक साथ ले लो, साइन ओमेगा टी तो ये एज इट इज इसको ही लिख दो, अब इंटू साइन ए, साइन ए का मतलब क्या, ये आपका ए है, आपका बी है, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, फिर देखो माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ठीक है। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा इंटू कॉस फाइव बनेगा माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, बोलो ये बनेगा। देखो ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी है ना, तो आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन टू ओमेगा टी, या फिर ऐसे समझो साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ये है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई थीटा की जगह हम ओमेगा टी की बात करें तो यहाँ पे टू होना चाहिए, तो टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू का मल्टीप्लाई और टू का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, टू से टू को हम कट भी कर सकते हैं। सो पी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, आई नॉट ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन टू ओमेगा टी इंटू साइन फाइव अपॉन टू। देखो सेम वही कहानी देखो फिर से आ गई, हमने कहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2, साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टू की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, ओके। तो हमने कहा कि फॉर, क्या आपको बताना पड़ेगा, वन कंप्लीट साइकिल क्या कहेंगे कि हमारी जो एवरेज वैल्यू होगी ना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ, एंड फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए वैल्यू, तो देखो P क्या मिलेगा हमें, P एवरेज दैट इज P बार या कह लो या P एवरेज कह लो इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, इसमें देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, हाफ इंटू कॉस फाइव माइनस ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा P एवरेज इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, ठीक है। और इसी कॉस फाइव को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। अब हमारी जो एसी की जो वैल्यू है ना, अल्टरनेटिंग करंट में हमारी जो पावर है ना, वो इसी पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगी, बात समझना। अगर ये पावर फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो हीट का लॉस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। पावर फैक्टर की वैल्यू अगर बहुत कम हो गई तो हीट का लॉस भी क्या होगा, कम होगा, है ना। अब ये कैसे, देखो बात समझना थोड़ा सा। अच्छा ई नॉट, अब देखो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2। भाई देखो √2 इंटू √2 करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 आएगा, जो कि 1/2 था, तो हमने इस 1/2 को, जो अपॉन में जो 2 था ना, दोनों के अपॉन में जो 2 था ना, हमने इसको कुछ ऐसा लिखा, तो बात तो वही होगी। अच्छा ई नॉट अपॉन √2 हम क्या करते हैं, ई आर एम एस, यहाँ पे क्या है, cos फाइव भी है। सो फाइनली हमें P इक्वल टू देखो, P एवरेज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मिला क्या, cos फाइव, ठीक है। और इसी cos फाइव को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। अब देखो किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में ये जो हमारा जो टर्म होता है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये हमारा वर्चुअल पावर होता है। क्या होता है, वर्चुअल पावर, मतलब
वर्चुअल पावर होता है। वर्चुअल पावर का मतलब क्या है आपको समझ में आ रहा है ना? वर्चुअल पावर का मतलब क्या बताया जाए। लेकिन ये जो cos फाई वाला टर्म होता है ये हमारा होता है रियल पावर, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी वैल्यू डिपेंड करती है वो इसी पर डिपेंड करती है, इस रियल वाले पावर पर डिपेंड करती है। दो बातें समझना, ठीक है। देखो जैसे कि हम मान लो बात करें, अगर हम इस एलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, सॉरी हम इस एलआर अगर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो एलआर सर्किट की केस में जैसे आपने वो जो अपना जो फिगर देख रहे हो उस फिगर से देखो, उस फिगर से अगर हम बात करें कॉस फाई की, है ना, तो कॉस फाई इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा भाई, देखो कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस फाई इक्वल टू आप क्या अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करोगे क्या बोलेंगे हम, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये तो होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ना ऐसे समझो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जैसे इसको हम मिटाएंगे भी, ठीक है ना। हमने ऐसा सर्किट बनाया है, ये हमारी रिजल्टेंट है, और मान लो ये जो हमारी ये जो चीज जैसा हमने कहा सर हमारी ये वी नॉट एल है, तो ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये भी हमारी वी नॉट एल होगी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा ये यहाँ से वी नॉट आर है, और हमने कहा सर ये हमारा जो है वो फाई है। तो कॉस फाई इक्वल टू देखो होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देखो कितनी है, वी नॉट आर। हम देखो कैसे हम चाहते तो डायरेक्टली बता सकते थे, ठीक है ना, वी नॉट अपॉन, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, कॉस फाई इक्वल टू वी नॉट अपॉन, शायद टेन में क्या हो बट कॉस में देख लो वी नॉट अपॉन आर, और अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस देखो हमने ये बताया था कि ये हमारी कितनी है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे आई नॉट, सॉरी मतलब हम इसके लिए कहेंगे ई नॉट, जो हमारी जो रिजल्टेंट थी दोनों वोल्टेज की, ये क्या होती है हमारी रिजल्टेंट होती है ना ई नॉट। अब ये ई नॉट देखो क्या होगी, ये है वी नॉट एल, कंफ्यूजन है, वी नॉट एल, ये है वी नॉट एल और ये है ई नॉट, ई नॉट का मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज, ओके। अच्छा वी नॉट एल अपॉन ई नॉट, ठीक है। अब देखो इस ई नॉट की देखो हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो इस ई नॉट की देखो हमें वैल्यू क्या मिली थी, हमें वैल्यू मिली थी आई नॉट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आया था, ये जो मिला था ना ये वाली टर्म, ये जो हमारी जो रिजल्टेंट थी, ये देखो कितनी, ये हमारी रिजल्टेंट देखो क्या थी, ये थी ना आई नॉट, बाहर हो गया था, कैसे कैसे सर कैसे, देखो अरे यार देखो इसका आप इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या कहोगे, आप ये कहोगे क्या, वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। और फिर जब आप यहाँ से जब ई नॉट अगर स्क्वायर अगर हटाओगे, मतलब स्क्वायर हटाओगे तो क्या करोगे, इसका अंडर रूट लोगे, और इसके अंडर रूट जब वी नॉट आर की जब वैल्यू रखोगे तो वी नॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट आर, और इस पूरे का क्या स्क्वायर, प्लस वी नॉट जब एल की वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर, यही तो रखोगे। यहाँ से आई नॉट बाहर हो जाएगा ना, आई नॉट यहाँ से बाहर आएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या मिला था आपको, आई नॉट अंडर रूट, आई नॉट स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो अंडर रूट के बाहर आ गया, क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही चीज तो रखने वाले हैं आगे भाषण में, तो हमने कहा सर यहाँ पे हम डायरेक्टली रख देते हैं क्या, देखो आई नॉट आर अपॉन आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ से आई नॉट कैंसिल, सो कॉस फाई इक्वल टू देखो क्या मिला, कॉस फाई इक्वल टू मिला आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो अब हम अगर बात करें इंडक्टर की, तो हम इंडक्टर ऐसा इंडक्टर नहीं यूज करते, हम एक ऐसा इंडक्टर यूज करते हैं जो हाईली ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा हम उसको क्या करते हैं, हम उसको वुंड करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम उसको क्वाइलिंग करते हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर हमने क्वाइलिंग किया है तो उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, बात समझो, उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो ये इसकी क्या है, इंडक्टेंस है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे जेड से, एज कंपेरिजन टू हमने कहा सर कि अगर हाईली हमने एक इंडक्टिव अगर हमने क्वाइल लिया है तो उसकी इंडक्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, बहुत ज्यादा हायर होगी। तो बहुत ज्यादा हायर होने का मतलब कि हमारी ये जो ओमेगा स्क्वायर जो एल स्क्वायर होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी एज कंपेरिजन टू आर, इसको हम बोलते थे ना इंडक्टेंस, ठीक है, इसको बोलते थे ना इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते थे ये हमारा जिसको हम बोलते थे इम्पीडेंस बोलते थे, बट इंडक्टर के केस में बोलते थे इंडक्टेंस। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी एज कंपेरिजन टू आर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी, समझ गए। तो यहां से अगर हम आर को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, इसके कंपेरिजन में अगर हम आर को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमें देखो फिर से क्या मिलेगा, वही जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, tan फाई इज इक्वल टू मतलब ओमेगा एल अपॉन आर, समझ रहे हो ये चीज समझ रहे हो ना। तो हमने कहा कि इस केस में अगर हमारा क्वाइल अगर बहुत ज्यादा हाईली अगर इंडक्टिव है, मतलब हमने बहुत ज्यादा क्वाइलिंग करी, बहुत ज्यादा लपेटा है उसको, ठीक है,
तो उसकी इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। इंडक्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगी दैट इज ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, आर के कंपेरिजन में। तो इसके कंपेरिजन में इसको क्या कर दें हम, नेग्लेक्ट कर दें। अब अगर ऐसा हुआ, समझो ऐसा हुआ, बात समझना है यहाँ से, तो cos फाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो cos फाई इक्वल टू हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा आर अपॉन ओमेगा एल, क्योंकि हमने आर को नेग्लेक्ट कर दिया। इस केस में हमने आर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमें इस आर की वैल्यू हमें क्या होगी, जीरो, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया दैट मीन जीरो इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। तो आर अपॉन ओमेगा एल, और अभी भी देखो ओमेगा एल की जो वैल्यू होगी वो आर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं सर कोई एक ऐसी वैल्यू आपने अपॉन में, मतलब आपने कहा सर ऊपर हमारी जो एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, हमने कहा सर ऊपर में हमारे जो है ना एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है भाई, हमारी बहुत छोटी वैल्यू, हमने कहा सर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ है, और अपॉन में मान लो 100 है। अब ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो cos फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी, समझ गए, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रू पावर, रियल पावर, ट्रू पावर कह लिया या रियल पावर कह लिया, इसलिए हम इसको रियल पावर कहते हैं। कहने का सीन क्या है ना कि cos फाई की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही हमारा जो पावर होगा उतना ही ज्यादा कम होगा। तो यही रीजन है, ठीक है, कि हम जो है हाईली इंडक्टिव कॉइल लेते हैं, क्या करने के लिए, अपने पावर के डिसिपेशन को कम करने के लिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। या फिर ऐसा भी देख लो, आपने कहा कि हमने कहा सर इस केस में देखो, हमने कहा सर हमें यहां से ये चीज मिली, क्या मिली, P इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारी जब वोल्टेज हमारे जब सर्किट में जब क्या लगा हो, जब हमारा एक प्योर इंडक्टर लगा हो और एक रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में हमें पता है, या फिर चलो छोड़ देना, हमने कहा सर अगर हम एक प्योर, अगर हम एक इंडक्टर, एक ऐसे हम सर्किट की बात करें जिसमें केवल एक इंडक्टेंस ही हो, उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम एक आइडियली बात करते हैं। तो उस केस में हमने कहा ना कि हमारी जो पावर होगी, ठीक है, वो देखो, तो उस केस में हमारी जो वोल्टेज होगी वो करंट से क्या करेगी, 90 डिग्री जो है वो लीड करेगी। तो 90 डिग्री का मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 90 डिग्री, तो cos फाई का मतलब कितना, जीरो, दैट मीन्स P इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो पावर जीरो का मतलब क्या है, पावर जीरो का मतलब है कि पावर बहुत ही लेस अमाउंट में डिसिपेट हो रही है, जीरो नहीं, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, दैट मीन्स जीरो पावर का मतलब ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा आप कर लो। ये सारी चीजें रफ वाली चीजें थी, हमने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि ये कहाँ से, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज, ओके। तो आप इतनी चीजों को पहले छाप लो, कर लिया, समझ में आया, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो ना, देखो कुछ नहीं करना है यार, थोड़ा सा देखो, आपने अगर पिछला वाला अगर टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है ना, तो फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो रही होगी। चलो आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आया नहीं आया है। देखो यहाँ से हमें यहाँ से दो बातें समझ में आई। हमने कहा कि हमें जो पी एवरेज का हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला क्या, वो मिला हमें ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। हमने कहा सर हम एक ऐसा केस लेते हैं, हमने कहा सर हमारे पास सर्किट हमारा कैसा हो, जब सर्किट में हमारे पास जब प्योर इंडक्टर हो, है ना, तो प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर हो जब सर्किट में, तो देखो उस केस में हमें ये पता है कि प्योर इंडक्टर केस में हमारी जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री लैग करती है। तो दैट इज प्योर इंडक्टर केस में हमने क्या कहा कि हमारी जो फाई होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो अगर आप इसमें रखोगे तो पी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। दैट मीन्स आपको जो पी एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा जीरो, क्या मिलेगा, जीरो। बट ऐसा होगा, सोचो खुद के, थोड़ी देर के लिए सोचो, ऐसा होगा नहीं, क्यों, रीजन क्या है, P इज इक्वल टू आपका जीरो, बट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि P की जो वैल्यू होगी वो मतलब नियर अबाउट जीरो होगी। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ऐसा कुछ मतलब भाई जो भी वायर आपने लिया है ना, तो वायर की कुछ ना कुछ तो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पावर का डिसिपेशन होगा। लेकिन अब हम रजिस्टर ना यूज करके हमने क्या यूज किया, हमने अगर यूज किया, अगर हमने इंडक्टर यूज किया है, तो फिर आगे बात समझ में। अच्छा, फिर मान लो हमने कहा कि इन केस अगर हम मान लो, अगर हम एक ऐसा सर्किट ले जिसमें हमारे पास क्या है, प्योर इंडक्टर हो, सॉरी प्योर कैपेसिटर हो, ठीक है। तो उस केस में भी देखो हमें क्या पता है कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री लैग करती है, क्या करती है, करंट से 90 डिग्री लैग करती है। तो इस केस में भी हम फाई इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो इस केस में भी हमें जो पी बार यानी कि हमें जो पी एवरेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो कैपेसिटर के भी केस में क्या होता है, हम जो हमारी जो पी एवरेज जो मिलती है वो क्या मिलती है, जीरो मिलती है, ठीक है ना। अब यहां से आपका देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आया, क्या, वॉटलेस करंट का। अब यहां से आपको बातें समझ में आएंगी, क्या, वॉटलेस करंट।
क्या है भाई, वॉटलेस करंट। हेडिंग लगा लो आप, क्या, वॉटलेस करंट। देखो हमने कहा कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि प्योर इंडक्टर की केस में हमें जो पावर की हमें जो वैल्यू मिली, पी एवरेज हमें जो मिला वो मिला 0, और प्योर कैपेसिटर के केस में हमें जो पावर मिला वो हमें मिला 0। अच्छा देखो एक मिनट, यहाँ पे एक बात थोड़ी सी और समझनी है। अगर आप एक प्योर इंडक्टर का, नहीं देखो चलो ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आगे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो हमने कहा सर वॉटलेस करंट की, देखो अगर हम बात करें तो हमने कहा सर सर्किट में अगर केवल और केवल, ध्यान समझना मेरी बात, सर्किट में केवल और केवल इंडक्टर हो या केवल अगर केवल एक कैपेसिटर हो, तो उस केस में हमने कहा कि हमारी जो फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट और वोल्टेज वो क्या है, 90 डिग्री लैग और लीड कर रही थी, है ना, करंट से। तो इस केस में हमें जो पावर मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। तो पावर 0 का मिलना, देखो पावर 0 के मिलने का मतलब क्या है, पावर 0 के मिलने का मतलब है कि जो सर्किट से जो अब एनर्जी की जो डिसिपेशन हो रही है ना, वो अब नहीं हो रही है। दैट मीन्स ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। वॉटलेस मतलब, वॉट का मतलब क्या भाई, देखो हम बात करते हैं ना, वॉट हम क्या कहते हैं, पावर को कहते हैं ना, पावर, ठीक है, दैट इज वॉट, है ना। वॉटलेस मतलब पावरलेस, ठीक है। ऐसी सर्किट जिसमें पावर नहीं हो बट करंट फ्लो करे, क्लियर है। ऐसी सर्किट जिसमें पावर नहीं हो बट करंट फ्लो करे, दैट इज वॉट मीन्स पावर लेस, मीन्स ना हो पावर, कुछ भी पावर का कंजप्शन ना हो, मतलब एनर्जी का कंजप्शन ना हो, एनर्जी डिसिपेट ना हो रही हो, है ना, पावर डिसिपेट ना हो रही हो, बट उसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो दैट सर्किट इज कॉल्ड, मतलब उस टाइप के सर्किट को हम क्या कहते हैं, मतलब उस टाइप के करंट को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट। आ रही बात समझ में। तो देखो इस केस में हमने कहा कि इफ, देखो इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज 0, ऐसा मान लो, थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाए बट ऐसा नहीं होगा, 0, ठीक है, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट 0, ठीक है। तो देखो अगर रेजिस्टेंस अगर 0 है तो करंट क्या होगी, बहुत ज्यादा फ्लो होगी, है ना। सर्किट इज 0, तो सो करंट फ्लो इन सर्किट, ठीक है। एंड हमने देखा कि इस केस में हमारी जो पावर है ना, क्या कहा हमने, एंड पावर रिमेन्स 0, पावर भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। कैसे, देखो भाई वही बात है, हमने कहा कि क्या हो, वॉटलेस कहने का करंट मतलब हमने कहा कि हम सर्किट में केवल क्या यूज कर रहे हैं, हम सर्किट में हम एक ऐसी सर्किट यूज करें जिसमें हमारी रेजिस्टेंस 0 हो, और हमने उसमें या तो इंडक्टर यूज किया है या तो हमने उसमें कैपेसिटर यूज किया। दो बातें, वॉटलेस करंट के लिए दो कंडीशन, या तो हमने उसमें इंडक्टर यूज किया या तो हमने उसमें कैपेसिटर यूज किया है। तो उस केस में हमें जो P मिलेगा वो क्या मिल रहा है, देखो 0 मिल रहा है ना, दोनों ही केस में हमने डिस्कस पर हमने जो किया है डिस्कस। तो P इक्वल टू हमें क्या मिला, ध्यान समझ लो, मेरी बात समझ लो, सारा का सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो P इक्वल टू आपको यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा, तो इस केस में हम कह रहे हैं कि हमारी जो पावर है वो क्या हो गई, 0 हो गई, बट फिर भी हमारी करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है ना, ऐसा नहीं है ना कि करंट रुक गया, ठीक है। सो हेंस हमने कहा कि हेंस सच टाइप ऑफ करंट इन सर्किट इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ करंट, इस टाइप के करंट को हम, इस टाइप के सर्किट में जो इस टाइप की जो करंट फ्लो होगी हम उसको कहेंगे क्या, वॉटलेस करंट। क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट है वॉटलेस करंट का, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा जो है आपको एडवांस सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इसका मतलब बताओ ना, वॉटलेस, वॉटलेस, लेस का मतलब कुछ भी नहीं, खत्म, क्या खत्म, पावर खत्म, पावर 0, और बट फिर भी करंट फ्लो हो रही होगी। तो यही दोनों हमारी जो कंडीशन जिसमें हमें क्या मिल सकती है, वॉटलेस करंट मिल सकती है। बट रियलिटी में देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो एनर्जी डिसिपेट होगी भाई, और वो एनर्जी होगी उसके वायर की वजह से। यार कुछ भी नहीं तो आपके पास, आपने कहा सर आप अगर आप एक बल्ब जला रहे हो, उस बल्ब में अगर आप एक वायरिंग कनेक्शन अगर करके ले गए हो, तो जिस भी वायर का आपने यूज किया है, आपने कॉपर वायर यूज किया है, आपने एल्यूमिनियम वायर यूज किया है, तो उस वायर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस तो होगी, ठीक है। भले ही आपने इंडक्टर यूज किया, भले ही आपने कैपेसिटर यूज किया, समझ रहे हो। तो ये मतलब है वॉटलेस करंट का,
इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? वॉटरलेस करंट का देखो मतलब समझ में आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं, क्या कैसे, देखो कैसे इसको थोड़ा सा हम लोग और देखो समझते हैं। देखो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा इम्प्रॉपर वे में है, आपको नोट्स में ये चीज एकदम प्रॉपर तरीके से मिलेंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। बस जल्दी से मैंने समझाने के लिए आपको ये चीज ऐसे बता दिया, वॉटरलेस करंट का मतलब बस है ना, बस सिंपल। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होना। सो करंट फ्लो इन सर्किट एंड, नहीं करंट जीरो नहीं होगा, पावर जीरो होगी केवल। देखो करंट जीरो नहीं होगा भाई, रेजिस्टेंस जीरो होगा ना, तो करंट कैसे जीरो हो जाएगा? पावर जीरो होगा ना, तो ठीक है, पावर हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। किस पर डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पर। दैट इज हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री, हम बात कर रहे हैं प्योर इंडक्टर की, हम बात कर रहे हैं प्योर कैपेसिटर की, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं, ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज है इस ग्राफ में। ऐसे क्या हुआ कि हमारे पास हमने एक ऐसी हमने सर्किट बनाई है ना, जिसमें हमारे पास क्या है? एक प्योर इंडक्टर है। क्या है? प्योर इंडक्टर है। देखो ध्यान समझना, प्योर इंडक्टर है, ठीक है। तो इस सर्किट के थ्रू पहले क्या कर ले, हम अपना एक एसी जो है वोल्टेज और एक हम अपना एक अल्टरनेटिंग करंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मान लो हमने कहा सर अगर हमारी अगर एक ये प्योर अगर एक इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर की हमारी जो वोल्टेज होगी वो क्या करती है? लीड करती है। तो हमने वोल्टेज को कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब करंट देखो क्या करेगा? लैग करेगा, तो करंट को हमको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी शो कर रही है करंट, दैट इज आई, ये हमारा शो कर रहा है वोल्टेज। अब देखो अब हमें पावर का जो हमें एक ग्राफ बना लो, तो पावर देखो हमें कुछ ऐसे मिला। क्या मतलब है? देखो इसका कहने का सीन क्या है ना, देखो कि इस सर्किट से देखो आपको ये जो आपकी जो ग्राफ है, ये आपकी ग्राफ शो कर रही है पावर को, और ये हमारा वैल्यू है प्लस में, और इधर हमारी वैल्यू है माइनस में, और ये हमारा है टाइम, है ना। देखो क्या मतलब इस सर्किट का, मतलब इस सर्किट का ये है, जैसे हमने कहा कि हमारी हम देख रहे हैं कि हमारी जो पावर है ना, टाइम के अबाउट कैसे है? देखो सिमेट्रिकल है, मतलब जितनी पावर इधर है वैसे एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए कि जितनी पावर इस तरफ है उतनी ही, मतलब ये देखो सिमेट्री है ना, जितनी इधर इतनी इधर, इतनी इधर इतनी इधर, ठीक है, सिमेट्री है। अब इसका क्या मतलब है? देखो सिमेट्री होने का देखो मतलब क्या है, हमने कहा देखो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? यहां से यहां तक इस पावर का एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। इस कंप्लीट साइकिल को हम जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 1/4, यहां से यहां तक 1/4, फिर यहां से यहां तक भी 1/4, यहां से यहां तक भी 1/4, और यहां से यहां तक भी 1/4। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे बोलते हैं, ये हमारा 1/4 है, ये हमारा 2/4 है, दैट इज हाफ है, ये हमारा 3/4 है, और ये हमारा 4/4 है, दैट मीन्स कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो 1/4 देखो फर्स्ट 1/4 साइकिल में, ठीक है, क्या हुआ कि जो इंडक्टर है ना, सर्किट से जो है मैक्सिमम पावर लिया, है ना, सर्किट से मैक्सिमम पावर लिया। नेक्स्ट 1/4 साइकिल में जितना भी पावर इसने लिया था, जितना भी पावर इसने सर्किट से लिया था, वो सारा का सारा क्या कर दिया? सर्किट को दे दिया, ठीक। नेक्स्ट 1/4 साइकिल में जितनी भी इसने पावर ली थी ना अपने इसी सोर्स से, उसने सारी की सारी क्या कर दी? उसने सारी की सारी जो पावर है, जो एनर्जी है, उसने सर्किट को वापस दे दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट को वापस दे दिया। अच्छा, अब ये जो भी इंडक्टर देखो, अगर इंडक्टर अगर किसी पावर को अगर स्टोर कर रहा है, तो उसको कैसे फॉर्म में स्टोर करेगा? याद है, इंडक्टर जो हमारा है वो कैसे फॉर्म में उसको स्टोर करेगा? उसको स्टोर करेगा एज अ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मतलब वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारी वो जो पावर है वो स्टोर हो जाएगी। याद है ना, हमने ये चीजें हमने पिछले वाले टॉपिक से पढ़ा था ना, कि इंडक्टर जो है ना पावर को एज अ मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, भाई इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर याद है ना, इंडक्टर, ये लो इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता था? अपने चारों तरफ जब आप करंट जब फ्लो कराते थे, इसके चारों तरफ क्या होता था? एक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक मैग्नेटिक एनर्जी जो है इसके बीच में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये जो भी एनर्जी स्टोर किया है, इसको क्या कर देगा? फिर से सर्किट में रिलीज कर देगा। यही तो होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो यही काम क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, है ना। सिमिलर केस हम जो है कैपेसिटर के केस में भी देख सकते हैं। अब कैपेसिटर क्या स्टोर करेगा? तो कैपेसिटर जो है ना वो अपनी एनर्जी, जब हम कैपेसिटर का जब हम पावर वाला जब बनाएंगे ना, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में स्टोर करेगा। क्या यही देखो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में क्या होती है? प्लेट्स होती है ना, तो उन प्लेट्स के बीच में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। कैपेसिटर में भाई जो हमारी जो मेटल प्लेट होती है उनके बीच में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी ये क्या होगी? हमारी जो एनर्जी होगी एज वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में सेव्ड हो जाएगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो उस एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। समझ गया? इस ग्राफ का आपके फिगर में, आपके पीडीएफ में जो ग्राफ है वो इसका यही मतलब है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है?
है ना। तो यही रीजन है, इसी की वजह से हम एसी सर्किट में या तो देखो हम एज अ जो अगर हम रेजिस्टेंस अगर हमें यूज करना है तो हम केवल एक प्योर रेजिस्टेंस ना यूज करके हम या तो कैपेसिटर का यूज करेंगे या फिर हम एक इंडक्टर का यूज करेंगे। कैपेसिटर का यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैपेसिटर का यूज जैसे हम फैन में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर का, है ना। और इंडक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, इंडक्टर का यूज हम लोग ट्यूबलाइट में जो भी हमारी करंट फ्लो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है इंडक्टर का यूज करते हैं। अब जो फैन में हम लोग जो यूज करते हैं कैपेसिटर, उसको हम लोग कह देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस। और जो हम लोग ट्यूबलाइट में यूज करते हैं तो हम लोग उसको इंडक्टर ना बोल करके हम लोग को बोलते हैं चोक कॉइल। क्या बोलते हैं, क्या वर्ड आया, चोक कॉइल, ठीक है ना। चोक कॉइल का मतलब ये किया कि करंट को रिड्यूस कर देना, करंट को रिड्यूस कर देना। अब चोक कॉइल के अंदर क्या होगा, तो चोक कॉइल के अंदर ये हमारा इंडक्टर होगा। क्लियर है। तो अब हमारी हेडिंग क्या होने वाली है, चोक कॉइल। मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि हमारी ये तीनों की तीनों हेडिंग है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। बिना इसके एक को समझे आप दूसरे को नहीं समझ सकते। डायरेक्टली चोक कॉइल पढ़ोगे कहोगे यार सर क्या बता रहे हो, अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो हेडिंग लगा लो, क्या, चोक कॉइल। और देखो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कि नोट्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। तो नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लोगे। चलो हेडिंग लगा लिया, चोक कॉइल। देखो बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे चोक कॉइल को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत जो है वो पूछता है, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो ध्यान समझो, हमने कहा सर चोक कॉइल को हमको पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने एक डायरेक्ट करंट सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा उसमें जो हमने कहा कि अगर हम उसमें करंट को अगर रोकना होता है तो हम उसमें डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और उस रेजिस्टेंस के यूज करने से बहुत ज्यादा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। और एनर्जी का लॉस हम जो कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा भाई जो हमारी एनर्जी होती है H=I²R, ये हमने फॉर्मुला देखा था क्लास 10 में भी, हमने ये फॉर्मुला देखा था पिछले वाले चैप्टर नंबर 3 है ना, वो भी हमने इसमें भी फॉर्मुला देखा था। तो बहुत बार हमने ये चीज देखी है। तो हमने सर्किट की बात करी, लेकिन हमें बात करनी है कि अपने इस अल्टरनेटिंग सर्किट की, मतलब कि एसी सर्किट की हमें बात करनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब एसी सर्किट में क्या हुआ कि अगर हम अपने करंट को अगर हम अपने कंट्रोल करना है ना, तो कंट्रोल को करने के लिए, मतलब उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस का हमने यूज किया, जिसको हमने बोल दिया क्या, चोक कॉइल। अब चोक कॉइल का मतलब आपको पता है ना, आप जान रहे हो क्योंकि आपने इसकी पहले चीजें पढ़ी हैं। डायरेक्टली अगर यहाँ से देखोगे चोक कॉइल तो फिर आपको कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, नहीं आएगा समझ। इसलिए पहले वाला देखो जा करके, मतलब ये इसके पहले वाले पार्ट को देखो, डायरेक्टली चोक कॉइल पर उड़ करके नहीं आ जाना है, ओके। देखो वैसे लोग सिंपल, मैंने आपसे कहा क्या, चोक कॉइल हमारी एक ऐसी सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसा हमारा एक सिंपल इंडक्टर है ना, क्या है, विद लार्ज इंडक्टेंस। जिसके पास इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज इंडक्टेंस का मतलब ये समझ रहे हो, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इंडक्टेंस है ना, उसकी इंडक्टेंस क्या होती है, लार्ज होती है, मतलब कॉइलिंग बहुत ज्यादा होगी तो लार्ज इंडक्टेंस होगा। विच इज यूज टू रिड्यूस करंट, सिंपल सी बात है। मैंने आपसे बताया स्टार्टिंग, मैंने आपसे बोला था कि हर अप्लायंसेस की अपनी अपनी अलग क्या है, अपनी अपनी अलग अलग करंट की कैपेसिटी होती है। जैसे आप देखो फैन का अलग होता है, आप जो टीवी जो यूज करते हो उसकी जो है उसमें करंट, लेकिन वोल्टेज हर जगह सेम होता है ना, उसमें करंट की अमाउंट से कुछ अलग होती है। जो फ्रिज होता है उसमें करंट की अमाउंट कुछ अलग होती है। वॉशिंग मशीन होता है उसमें फ्रिज जो करंट की अमाउंट होती है वो अलग होती है ना। बट वोल्टेज सभी का एक ही है ना भाई। आपके घरों में कितनी वोल्टेज आ रही है, 220, वो अलग बात है, उसको वैरी करते हो, मतलब 220 के आसपास करते हो ना, अगर कम होता है तो ओके। तो हमने कहा सर हमें जो है वो करंट के हमें अमाउंट को जो है कंट्रोल करना है, ताकि हमारा जो अप्लायंसेस है वो डैमेज ना हो पाए, हाँ ठीक है। तो हमने कहा सर उसके लिए हम क्या यूज करें, हम चोक कॉइल का यूज करें। और चोक कॉइल बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं अपने ट्यूबलाइट में, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है फ्लोरोसेंट ट्यूब, ओके। तो इन एसी सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, होगा लेकिन बहुत ही कम होगा एज कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस, एज कंपेरिजन टू अगर हम एक रजिस्टर यूज करते हैं तो उसके कंपेरिजन में हमारे जो एनर्जी का लॉस है ना बहुत ही कम होगा। क्लियर है। तो सिंपल हमने कहा सर चोक कॉइल हमारा ये हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। सोचो अब ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होगा, प्रिंसिपल है ना, इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है सर, सोचो। देखो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर हम इंडक्टर का अगर देखो अगर हम लोग यूज अगर कर रहे हैं तो इंडक्टर का अगर यूज कर रहे हैं तो इंडक्टर, हमने कहा भाई हमारे सर्किट में इंडक्टर है, और अगर सर्किट में अगर इंडक्टर है तो क्या होगा, अब उस इंडक्टर में जो भी वोल्टेज होगी और जो करंट होगी उसके बीच में कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ तो उनके बीच का जो फेज, मतलब जो फेज एंगल हुआ वो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और अगर 90 का मतलब π/2, मतलब अगर आप cos फाई की वैल्यू, मतलब फाई की जगह आप अगर π/2 रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज आपको क्या मिलेगी, 0। तो 0 कहने का मतलब है कि हमारी जो पावर है बहुत ही लेस अमाउंट में लॉस हो रही है,
नियर अबाउट जीरो, समझ रहे हो, नियर अबाउट जीरो, है ना। देखो तो इसका सिंपल सा हमने प्रिंसिपल कहा क्या कि व्हेन एसी सर्किट फ्लो करंट, एसी सर्किट फ्लो करंट थ्रू इंडक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज होगी, है ना, मीन्स हमने कहा इंडक्टर, सो करंट लैग्स करेगा, लैग बिहाइंड ईएमएफ, है ना, ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई, और ये फाई किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के, होगा ना ऐसा। चलो यही हमारे इसका प्रिंसिपल, सिंपल यही प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा इसके बात करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन की, प्रिंसिपल छोटा ही तो होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ा ना होता है प्रिंसिपल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लो। देखो कंस्ट्रक्शन में हम करते क्या है कि हम कोई एक जो है आयरन की हम कोई एक सॉफ्ट कोर लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने ये आयरन का एक हमने सॉफ्ट कोर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें जो हमने है अपने क्वाइल को क्या कर दिया, वुंड कर दिया, ठीक है, समझ गए। और यहां से हमने क्या किया, हमने यहां से कोई एक बल्ब जो है अटैच कर दिया, बल्ब या फिर हम जो कह लो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने यहाँ से ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसको अपने आपको इसको एक एसी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा ही है। या फिर ऐसे समझो कि इस क्वाइल को, मतलब हमने कहा सर हमारी ये जो इंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको एक सिंपली हमने एक रेजिस्टेंस से, यानी कि हमने एक रजिस्टर से हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस ये बात है। ये एल है और आपका भाई सर्किट है, तो सर्किट में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, ओके, तभी तो हमारी जो है करंट क्या होगी, मतलब हीट डिसिपेट होती है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो आपको, आप जो ट्यूबलाइट्स होते हो तो उसको आप जो आपको वो जो गर्म लगती है ना ट्यूबलाइट, फिर वो गर्म नहीं लगता, तो वो गर्म किसकी वजह से लग रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी वजह से नहीं, ठीक है। देखो तो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन आप इसका लिख लोगे। आपने कहा कि हमारे ये जो होता है क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर का ये क्या हुआ होता है, कॉपर वायर, इसमें क्या किए होते हैं, वुंड किए हुए होते हैं, मतलब लपेटे गए होते हैं, ठीक है, क्लोजली, बहुत ज्यादा, है ना, क्लोजली इन लार्ज नंबर ऑफ टर्न ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा इस आयरन कोर को हम लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट, मैंने आपको लेमिनेशन का मतलब बताया, अरे वो नहीं, लेमिनेशन कर दिया आप, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये जो हमारी जो आयरन कोर होती है वो हमारी वो क्या होती है, वो लेमिनेटेड होती है, मतलब उसको वर्निश कर देते हैं, मतलब किसी ऑयल से हम उसको क्या करते हैं, मतलब उसमें ऑयलिंग, है ना, कुछ मैंने आपको इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप देखोगे कि लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है, अभी आगे भी आने वाला है लैमिनेटेड, तो अभी उसको फिर हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमने कहा कि हमारी जो क्वाइल है वो क्या कर दिया, हमने उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको मतलब क्लोजली हमने उसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने मतलब उसमें क्या कर दिया, उसमें लपेट दिए, सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा अब जब अगर हमने ये देखो लार्ज नंबर ऑफ हमने अगर टर्न किया है, तो इस लार्ज नंबर ऑफ टर्न की वजह से क्या होगा, एक बहुत ज्यादा लार्ज इंडक्टेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि दिस, है ना, या फिर इट ऑफर अ लार्ज इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस दैट मीन्स, इंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस हम लोग करते हैं एक्सएल से, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, 2πfl, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है। लार्ज इंडक्टेंस टू फ्लो large inductance to flow of AC सर्किट, ठीक है। अच्छा अगर इंडक्टेंस देखो, अगर बहुत ज्यादा लार्ज, इसको थोड़ा देखो, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, मेरी बात समझना, इसको थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा समझते, देखो कैसे, एक मिनट रुको, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझते हैं, समथिंग अब इसको कैसे हुआ,
बात समझना, समझ में आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा हम आपको और थोड़ा सा हिंट देंगे। हमने कहा कि टू फ्लो एसी सर्किट एंड हेंस द करंट, हमारी जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा कि ये क्या होगा, एक लार्ज इंडक्टेंस क्रिएट होगा और उस इंडक्टेंस की वजह से हमारी जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, हेंस द करंट रिड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब हम इसका समझते हैं वर्किंग। 3 हेडिंग है ना भाई, हमें 3 हेडिंग के थ्रू समझना है, ठीक है। एक हमारा हो गया प्रिंसिपल, सबसे पहले हमने समझ लिया सर चोक कॉइल होता क्या है ना, उसके बाद हमने बात कर ली उसके प्रिंसिपल की बात कर ली, उसके बाद हमने बात कर ली उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है ना, हम बात कर लेते हैं कि उसका अब वर्किंग कैसे होता है। क्लियर है। देखो तो कैसे करेगा वर्किंग, देखो सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, हमने इस चोक कॉइल को, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमने इस चोक कॉइल को हमने क्या किया, हमने सर्किट में, हमने इसको सर्किट में किसी एक सीरीज में हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। और उस सर्किट की क्या होगी, खुद की एक रेजिस्टेंस होगी, तो हमने उस सर्किट से हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आर का मतलब क्या है कि हमारी ये सर्किट की रेजिस्टेंस, हमने इसको इससे ऐड कर दिया। और हमने जो है एक इस पूरे को हमने एक ऐसी सोर्स से हमने जो है कनेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, तो आपको पी एवरेज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पी एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। आगे इतनी बात वही बात है ना, सेम। मतलब हमने कहा सर हमें पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पी एवरेज इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें cos फाई की वैल्यू, देखो कैसे, बात समझना, समझते हैं वर्किंग को। देखो हमने कहा वर्किंग, देखो इसको सर हम कैसे समझा जाए, तो हमने कहा सर क्या क्या करते हैं कि व्हेन चोक कॉइल is connected in series, ठीक है, with electrical appliances, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की क्या होगी, कोई एक रेजिस्टेंस होगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो अब देखो तो क्या होगा, ये क्या करेगा, एक एलआर सर्किट बनेगा, एक एलआर सर्किट बना। अगर एलआर सर्किट बना तो आपको पता है कि एलआर सर्किट में हमारी जो पी एवरेज की हमारी जो फॉर्मूला था, पी एवरेज का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, समझ ना, cos फाई। और cos फाई की देखो हम जगह क्या रखेंगे, cos फाई की जगह हम देखो ये रखेंगे क्या, ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की जगह हम ये रख सकते हैं क्या, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर। अच्छा, हमने कहा भाई देखो हमारा जो इंडक्टेंस है, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लार्ज है। हमने कहा कि सिंस हमारी जो इंडक्टेंस है ना, इंडक्टेंस दैट मीन्स हमारा जो इंडक्टेंस यानी कि ये जो L है, ठीक है, क्या है कि इज वेरी 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 लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज है। मतलब हमने कहा कि सर इसके कंपैरिजन में हमारी जो रेजिस्टेंस है ना, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई एज कंपेरिजन टू ओमेगा एल, यानी कि जो हमारा जो एक्सेल मिल रहा था उसके कंपेरिजन में हमारी जो ओमेगा एल है वो क्या होगी, काफी ज्यादा बड़ी हो गई। और हमारा आर जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो कम हो गया। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस केस में हमेशा क्या करते हैं, वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं ना। अगर आप इस केस में अगर आप इसको अगर नेग्लेक्ट करोगे तो आपने कहा सर R अपॉन ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब ये जस्ट लाइक 0 की तरह हो गया, तो इसको रूट से बाहर निकालोगे। तो आपने कहा देखो इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को हम बोलते हैं 0, ऐसे भी समझो। हमने कहा कि दैट मीन्स, रुको देखो cos फाई है हमारा, ये चीज हमारी क्या है, cos फाई है ना, ये चीज हमारी cos फाई है, ठीक है। अच्छा देखो तो cos फाई हमारा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, हमने कहा सर अगर इसको अगर हम 0 कर दें तो cos फाई की देखो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, cos फाई की हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी R अपॉन ओमेगा एल। और हमने कहा सर R हमारा क्या है एज कंपेरिजन टू दिस। देखो हम इसको ऐसा नेग्लेक्ट क्यों करते हैं बच्चों, मेरी बात समझना। हम कह रहे हैं सर अगर R अगर बहुत ज्यादा लेस है एज कंपेरिजन टू ओमेगा एल तो R स्क्वायर क्या होगा यार, और तो ज्यादा लेस होगा। हम कह रहे हैं सर 0.4 0.2 है, अगर आप 0.2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 0.04 मिलेगा ना, तो और ज्यादा इससे कम आया ना। सेम वही बात इसके साथ भी होगी।
हमने कहा बहुत ज्यादा और ज्यादा हमें कम मिलेगा, तो अगर बहुत ज्यादा अगर हमें कम मिला तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दे। चलो भाई नेग्लेक्ट कर दिया, जो भाई 0.04 मतलब बहुत कम हो गया, नेग्लेक्ट हो गया ना इसके कंपेरिजन में। इसकी वैल्यू मान लो बहुत ज्यादा है, हमने कहा सर इसकी वैल्यू मान लो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा ना। और कहाँ 0.04, कहाँ 36, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है 36 में से, समझ गए है ना। बहुत ज्यादा हमारा cos फाई था, cos फाई इक्वल टू दिस, हमने इसको नेग्लेक्ट किया तो हमारी ये इतनी वैल्यू मिली, R/ओमेगा L मिला। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो आपने कहा सर 0.04 और आपने कहा सर 36, हाँ, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या नियर अबाउट 0 नहीं होगी भाई, 0.00 पता नहीं क्या आएगा, समझ गए, 0.00 समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा करके, तो नियर अबाउट 0 है ना, समझ गए बात। तो हमने कहा कि सर इस केस में है ना, जैसे ही हमने cos फाई इक्वल टू R/ओमेगा L कहा और हमने सर ये बता दिया कि R इज मच लेस देन ओमेगा L, सो हमने कहा कि हमारी जो Z है ना, देखो ये जो Z थी ना, क्या Z का मतलब क्या कि √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर क्या हो गया, इज लार्ज हुआ। मतलब ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी एज कंपेरिजन टू, मतलब अगर देखो कहने का देखो साफ साफ बात है, इसको हम दूसरे वे में बता रहे हैं कि अगर Z अगर हमारी बहुत ज्यादा अगर लार्ज हो गई, तो Z लार्ज होने का मतलब क्या है, आपने कहा सर R/Z, और इसी R/Z को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, हम लोग जो पहले ही बता चुके हैं। हमने कहा सर हमारी ये पावर फैक्टर और ये हमारी क्या होगी, Z अगर हमारी बहुत ज्यादा लार्ज हो गई है, तो इस केस में हमें जो cos फाई मिलेगा ना, वो मिलेगा क्या, नियर अबाउट 0। इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज पावर जो डिसिपेट हो रही है हमारी उस सर्किट से, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। और इस वजह से हम कह देंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में अगर डिसिपेट हुई तो दैट मीन्स हमें जो अब हमारे जो करंट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कैसे सर करंट की वैल्यू देखो कैसे कम मिलेगी, देखो बात समझना। आपने कहा सर cos फाई हमारा क्या हो गया, नियर अबाउट 0 हो गया। अच्छा, हमने कहा सर हमारी जो Z है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा लार्ज है। देखो आपने ये फॉर्मूला देखा था, आपने ये देखा था VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, या फिर हमने सर Z इज इक्वल टू क्या कहा था, हमने ये कहा था कि VRMS अपॉन IRMS, ठीक है। तो अगर देखो, अगर Z अगर बहुत ज्यादा अगर लार्ज है, तो करंट हमारी क्या होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी ना। तो हमने कहा ना कि करंट हमारी क्या होगी, बहुत ही लेस अमाउंट में फ्लो होगी, यानी कि हम अपने अप्लायंसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बस यही बात है। या फिर ये सब सारी चीजें छोड़ो, यहाँ से देखो cos फाई की वैल्यू क्या मिली, नियर अबाउट 0 मिली, cos फाई की वैल्यू क्या मिली, नियर अबाउट 0 मिली। तो नियर अबाउट 0 का मतलब कि बहुत ज्यादा कम, 0.00 समथिंग कुछ, तो अगर है तो इसका मतलब हमारी पावर जो हीट डिसिपेट होगा क्या, बहुत ही कम अमाउंट में होगा। तो हीट बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में डिसिपेट कब हुआ, जब हमारी करंट की वैल्यू क्या मिली, हमें कम मिली, ठीक है ना, ये तो बात है। तो ये हमारा था मतलब चोक कॉइल का ओवरऑल, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से ये सारी बातें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। तो जैसा भी होगा आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर मेरे को समझ में आया है या नहीं आया, जो भी होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।